पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी मटेरियल या ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाइड फोर्स से स्ट्रेस और उसके नतीजे में जो डायमेंशनल चेंजेस आती हैं उससे हम स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं। और फिर जब स्ट्रेस को वर्सेस स्ट्रेन ड्रॉ करते हैं तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से उस मटेरियल या ऑब्जेक्ट के मैकेनिकल बिहेवियर का हमें पता चलता है। तो ये जो मैकेनिकल बिहेवियर है, इससे क्या मुराद होती है? अभी जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये हमें बात समझ आ जाएगी, लेकिन इससे मुराद ये होता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या क्या है, हाउ मच लोड इट कैन बियर विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, कि इसका जो इलास्टिक रीजन है उस रीजन के अंदर किस यानी अपने यील्ड पॉइंट तक बगैर बगैर डिफॉर्मेशन के मटेरियल कितना लोड बियर कर सकता है। फिर इसी स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर से हमें पता चलता है कि मटेरियल ब्रिटल है या फिर डक्टाइल है, या फिर मटेरियल की स्टिफनेस क्या है। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये करेक्टरिस्टिक हैं, ये हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स को आपस में कंपेयर करके किसी मटेरियल की स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे मेजर की जाती हैं? तो बेसिकली ये टेस्टिंग मशीन्स होती हैं जिसके अंदर हम अपना सैंपल जो है वो लगा देते हैं, वो चाहे मेटल का सैंपल हो, जैसे अभी हमने एग्जांपल में प्रिज्मेटिक बार ली, तो ये बार फ़र्ज़ करें यहाँ पे टेस्ट हो रही है। तो ये जो मशीन होती है, इस मशीन ये मशीन यहाँ पे नज़र आ रही है। एक इसका ये लोअर जा है, एक इसका ये अपर जा होता है। इस लोअर और अपर जा में हमारा जो सैंपल होता है, स्पेसिमन होता है, उसको हम ग्रिप कर देते हैं और इन दोनों जाज़ के दरमियानी फासले को गेज लेंथ बोलते हैं। तो अब ये दोनों अपर और लोअर जा के दरमियान जो गेज लेंथ है वो कितनी रखनी है, सैंपल की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, लेंथ या गेज लेंथ कितनी हो, फिर मशीन जो फोर्स अप्लाई करे उसका जो लोड अप्लाई करने का रेट है वो क्या होना चाहिए, या एक्सटेंशन रेट क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो कोई भी मटेरियल हो उसका रेलेवेंट स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और उसके बाद जब टेस्ट करते हैं तो मशीन जो है उसके जहाज़ मटेरियल के ऊपर या बार के ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं, और वो फोर्स ज़ीरो से लेके अप टू द पॉइंट ऑफ फेलुअर अप्लाई होती रहती है। और चूंकि मशीन के अंदर लोड सेल लगे होते हैं, वो उस अप्लाइड लोड को कॉन्स्टेंटली मेजर करते रहते हैं। और फिर मशीन ही खुद ही ये जो दोनों जहाज़ के दरमियान डिस्टेंस है उसको ये भी फीड किया जाता है कि इनिशियल लेंथ या गेज लेंथ इतनी है, और उसके बाद दोनों जहाज़ के दरमियान डिस्टेंस से वो ये चेंज इन लेंथ है वो भी मेजर करती रहती है। तो अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे जो मशीन है वो स्ट्रेस निकाल लेती है। और ये जो दोनों जहाज़ के दरमियान डिस्टेंस है, इसके वेरी करने से वो स्ट्रेन निकालती है। और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ये डायग्राम जो आजकल की ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हैं। So the usual way to analyze how materials behave when they are subjected to different loads is to do tensile testing on tensile test machine. ये tensile testing machine है। Sample is gripped between the jaws of the machine and load is applied. The deformation under load is recorded. Applied load और deformation दोनों रिकॉर्ड हो रही होती हैं। For comparison of different results, the test method यानी कि जिसमें सैंपल साइज़ आ जाता है, लोड एप्लीकेशन मेथड आ जाता है, शुड बी स्टैंडर्डाइज, कि अगर आपने दो डिफरेंट मटेरियल्स को कंपेयर करना है तो आपका टेस्टिंग का प्रोसीजर स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मटेरियल किसी और तरीके से टेस्ट किया या उसकी डायमेंशन कुछ और हैं और दूसरा सैंपल की डायमेंशंस कुछ और हैं, या टेस्ट करने का प्रोसीजर कुछ और है। वन ऑफ द मेजर स्टैंडर्ड्स आर ASTM स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ये हम ज़्यादातर जो है वो टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड्स हैं, आप उसको इनको नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो कंप्रेशन टेस्ट आर आल्सो कैरीड, तो कंप्रेशन टेस्ट भी किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कंक्रीट इज़ मोस्टली टेस्टेड अंडर कंप्रेशन, के जो कंक्रीट होता है जिसमें पिलर वगैरह के ऊपर कंप्रेसिव लोड होना होता है, तो उनकी कंप्रेसिव टेस्टिंग भी की जाती है। लेकिन हम देखेंगे इस सब्जेक्ट में कि ज़्यादातर केसेस में हमारे वो टेंसाइल लोड यानी कि फाइबर, धागे या जो फैब्रिक हैं उनकी हम टेंसाइल टेस्टिंग करेंगे। तो अब मशीन पे जो आपने टेस्ट किया, ये जो बार थी इसको आपने टेस्ट किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, हत्ता कि ये बार ग्रेजुअली टूट गई, इसके ब्रेकिंग पॉइंट तक आपने लोड किया। तो इस टेस्ट के नतीजे में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन मशीन ने कैलकुलेट की है, उसमें मशीन जो है वो
स्ट्रेस और स्ट्रेन को ड्रा करती है, और ड्रा करने के बाद जो शेप या डायग्राम हमारे पास आती है, जो कर्व हमारे पास आती है, वो यहाँ आपको नज़र आ रही है। इस तरह की कर्व को आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं, और ये हर मटेरियल की करैक्टरिस्टिक होती है, जिसका मतलब ये है कि इस तरह की हर हर एक मटेरियल अपनी एक पर्टिकुलर कर्व रखता है, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर रखता है, जो कि उसकी पहचान होता है। तो और यही फिर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वो उस मटेरियल के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेन्स आर प्लॉटेड ऑन द हॉरिजेंटल एक्सेस एंड स्ट्रेसेस ऑन द वर्टिकल एक्सेस। इस वाले पॉइंट को आप पिछली वीडियो में डिस्कस के किए गए पॉइंट से रिलेट करें, जिसमें मैंने कहा था कि अप्लाइड लोड के अगेंस्ट जो मटेरियल के अंदर विद इन द मटेरियल बॉडी स्ट्रेसेस या फोर्सेस डेवलप होती हैं, स्ट्रेन उनको कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको फिर अंदाज़ा होता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, वहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में एक्सटेंशन है, यानी स्ट्रेन है, ना कि स्ट्रेस। क्योंकि जो एक्सटर्नल लोड है, उसके नतीजे में जो एक्सटेंशन या स्ट्रेन मटेरियल के अंदर पैदा होती है, उस स्ट्रेन के अगेंस्ट जो विद इन द मटेरियल फोर्सेस स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, वो चूँकि फिर डिपेंडेंट होती हैं स्ट्रेन या एक्सटेंशन के ऊपर, जो कि रिस्पांस होता है एक्सटर्नल लोड का। तो यहाँ से फिर जो एक्सटेंशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि एक्सटर्नल लोड के ज़रिए से आती हैं, और फिर इसके नतीजे में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पे फिर ये आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आती है। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है? फिगर शोज अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम व्हेन अ स्टील सर्कुलर बॉल of uniform cross section is subjected to a gradually increasing tensile load until failure occurs. When loaded, the change in length is recorded by extensometer and graph of stress and strain is produced. तो अब ये जो ग्राफ है, इसमें हम देखते हैं कि जब बार के ऊपर फोर्स लगना शुरू होती है, तो ज़ीरो से फोर्स स्टार्ट होती है, और जो इनिशियल रीजन है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, ओ से लेके ए तक या बी तक, ये बिल्कुल एक लीनियर रीजन है। और मैथमेटिकली हम ये जानते हैं कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर ग्राफ ड्रा किया जाए और स्ट्रेट लाइन आए, तो इसका मतलब ये होता है कि लोड या कि जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, उनके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और इसी को यहाँ पे बताया गया है। द डायग्राम begins with a straight line from the origin O to the point A, which means that the relationship between stress and strain is in this initial region is not only linear but also proportional। कि अगर एक क्वांटिटी जिस प्रोपोर्शन में चेंज होगी, दूसरी क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो बियॉन्ड पॉइंट ए, the proportionality between stress and strain no longer exists, hence the stress at A is called the proportional limit। और जो स्ट्रेस के जो ए पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस है, उसको आप प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर जाके जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट सीजेस। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि ए से लेके बी तक, आल दो के प्रोपोर्शनलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जो ए से लेके बी तक है, वो दोनों के दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है। और इसी को यहाँ पे बताया गया है, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओ टू ए इज़ कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि ये जो इनिशियल लीनियर रीजन है, इसकी जो स्लोप है, यानी कि स्लोप होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई यहाँ पे स्ट्रेस है, और डेल्टा एक्स जो है चेंज इन एक्सटेंशन या स्ट्रेन है। तो ये जो स्लोप है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, जिसको यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, और ये हम ये सेपरेटली भी आइंदा एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज द स्लोप हैज़ यूनिट्स of stress divided by strain, modulus of elasticity has the same units as stress। चूँकि जो स्ट्रेस है उसके यूनिट्स पास्कल हैं, और जो नीचे स्ट्रेन है वो डायमेंशनलेस या यूनिटलेस है। For a short period beyond this point, the material may still be elastic in the sense that deformations are completely recovered when load is removed. The limiting point B for this condition is termed as elastic limit, but for most practical purposes, the point A and B are considered coincident। ए पॉइंट से आगे भी दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप ही नज़र आ रहा है। ये इस सेंस में, क्योंकि बी पॉइंट तक जितने भी आप लोड अप्लाई करेंगे,
और जब भी आप रिमूव करेंगे तो मटेरियल के अंदर जो भी डायमेंशनल चेंजेस होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी। तो इस सेंस में ये जो बी पॉइंट है ये आपका इलास्टिक लिमिट कहलाता है। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सेलेक्ट की है मैंने आपके लिए, ये इसलिए की है कि ये बड़ी डिटेल्ड डायग्राम है, इसमें हर पॉइंट अलहदा से सेपरेटली दिखाया गया है। वरना आगे कोर्स में हम देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स की बेशुमार किस्में हैं, बेशुमार तरह की होती हैं। और ज़्यादातर केसेस में ये जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी, चार अलग-अलग पॉइंट इस रीजन में नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में ये मर्ज होके एक ही पॉइंट बन जाता है। लेकिन ये बिहेवियर चूँकि डिफरेंट होते हैं, इसलिए इस डिटेल्ड डायग्राम को स्टडी कर लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अभी तक हमने देखा कि ज़ीरो से लेके ए तक जो है वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, लीनियर और प्रोपोर्शनल। ए से बी तक लीनियर तो है लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं रहता। तो बी जो है आप कह सकते हैं बी पॉइंट या फिर ए और बी इकट्ठे आमतौर पे ये इलास्टिक लिमिट कहलाते हैं। और इलास्टिक लिमिट से मुराद ये होता है कि ये मटेरियल की वो लिमिट है जिसमें मटेरियल इलास्टिकली बिहेव करता है। और इलास्टिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अप्लाइड लोड के नतीजे में जो भी डिफॉर्मेशंस या डायमेंशनल चेंजेस मटेरियल में आती हैं वो रिकवरेबल हैं, वो फुली रिकवर हो जाती हैं। तो इसलिए इसको इलास्टिक रीजन कहते हैं। और इस रीजन में जो लाइन की स्लोप है उसको आप इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। अच्छा, इस इलास्टिक मॉडुलस को चूँकि हुक्स लॉ भी कहते हैं, तो ये जो इमेज है ये आपको इम्पोर्टेंस बता रहा है हुक्स रीजन की, कि ये गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम है। इसको आप लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे इसको जो मैकेनिक हैं वो कमानियाँ भी कहते हैं। बहरहाल ये सस्पेंशन सिस्टम है गाड़ी का। तो इसके ऊपर हुक्स रीजन की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कि ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो होती ही हुक्स रीजन में है। जैसे ही इसकी जो अप्लाइड लोड है वो हुक्स रीजन से क्रॉस करेगा या इसकी इलास्टिक लिमिट से क्रॉस करेगा, तो ये जो कमानियाँ हैं, ये जो सस्पेंशन मेट सिस्टम है, ये जो मटेरियल है, इसकी लिमिट क्रॉस होगी। तो उसका मतलब ये होगा कि अब ये जो सस्पेंशन सिस्टम है इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है। अब यानी कि इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आई हैं वो परमानेंट हैं, वो रिकवरेबल नहीं हैं। और परमानेंट डिफॉर्मेशंस का मतलब है कि मटेरियल डिफॉर्म होना शुरू हो गया है, ख़राब होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर इस गाड़ी के लोड को कैरी करने की कैपेसिटी नहीं रही। तो ये चीज़ हम आइंदा भी एक वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कोई भी जब हम ट्रू स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस के दरमियान फ़र्क डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे कि कोई भी मटेरियल हो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट के अंदर अंदर हम करते हैं। जैसे ही वो यील्ड पॉइंट क्रॉस होता है तो वो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है और वो फिर किसी भी उस अप्लाइड या इंटेंडेड एप्लीकेशन के काम का नहीं रहता। तो उसके बाद जो है वो पॉइंट सी एंड डी हैं, ये यील्ड पॉइंट है। मेरा ख्याल है वीडियो लंबी हो गई है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।